जा सकता है। इसी के अलावा इस गोबर का यूज़ हम वर्मी कंपोस्ट में भी कर सकते हैं और इस वर्मी कंपोस्ट को हम दोबारा इन फसलों में डाल सकते हैं, क्योंकि वर्मी प्रोडक्ट में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी, मतलब एक चीज़ दूसरे के इनपुट में काम नहीं आएगा। जैसे कि हमने आप सभी को भी दिखाया है कि कृषि, हमने इसमें बेसिकली ये बताया कि जो किसान जो होते हैं उनकी जीवन शैली को कैसे सुधारा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे इस आयाम में कोई फायदा नहीं हो रहा है तो हम दूसरे आयाम का साथ लेकर यहाँ पे दिखाया है कि क्या कहते हैं, हमारे जो मेन पार्ट होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, यानी कृषि के विभिन्न आयामों को एकीकृत करना। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि हम कम जगह में मुर्गी पालन और मत्स्य पालन एक साथ कर सकते हैं। हमने यहाँ ऊपर मुर्गी पालन करेंगे, इससे मुर्गियों के जो ब्रीड्स होंगे वो नीचे मछलियों को मिलेंगे, इससे मछलियों के लिए अलग से चारा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब इस पानी में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में उपस्थित होंगे तो इस पानी को हम दोबारा खेतों में डाल सकते हैं, जिससे पौधों में पोषक तत्व पूरे हो जाएंगे। इसी के अलावा किसान मशरूम फार्मिंग भी कर सकते हैं और इस मशरूम फार्मिंग के लिए जो मेन वेस्ट मटेरियल हमारा होता है कंपोस्ट, उसके लिए हम वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर किसान की आय इससे अच्छी होने लगे, मतलब अगर इसमें किसान को एक चीज़ में लॉस हो रहा है तो दूसरे में उससे बेनिफिट होगा ज़रूर। अगर हम और जब किसान की आय अच्छी होने लगे तो हम ग्रीन हाउस भी बना सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं मतलब उन्हें सर्दियों के मौसम में गर्मियों की फसलें खाने के लिए चाहिए होती है सब्जियाँ, और गर्मियों के मौसम में सर्दियों वाली, तो इससे वो क्या कहते हैं गर्मियों के मौसम में सर्दियों वाली फसलें उन्हें आसानी से मिल सकती हैं और इससे किसान उन्हें मतलब दुगनी उसमें मार्केट में भी बेच सकता है। और इसमें हम जैसे इन फल सब्जियों को किसान मार्केट में बेच सकता है और गाय का गोबर भी मार्केट में बेच सकता है। इसी के अलावा हमारी किसान क्या कहते हैं भेड़ पालन भी कर सकता है, क्योंकि भेड़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है ऊन के लिए और कुछ लोग भेड़ों का मांस भी खाते हैं। और यहाँ पे मुर्गियों का जो होती है वो दो तरह की होती है, एक तो गायर और एक तो लेयर। जो गायर होती है उसका यूज़ हम उसके ज़्यादातर मांस के लिए करते हैं और जो लेयर होती है उनका यूज़ अंडों के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे किसान को इस तरह हमारी जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इसे कहते थे किसी भी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी, इसमें हमें किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं करना पड़ेगा और इससे किसान को आय में वृद्धि होगी। अगर किसान सूरजमुखी की खेती करता है तो वो सूरजमुखी के तेल को मार्केट में बेच सकता है, क्योंकि सूरजमुखी के तेल की डिमांड बहुत होती है, क्योंकि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम और क्या कहते हैं हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है और इसे हम डीप फ्राई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इन सबको किसान मार्केट में बेच सकता है। और ये जो वर्मी कंपोस्ट होता है उस वर्मी कंपोस्ट को किसान मार्केट में बेच सकता है। इसी के अलावा जो हमारे इंडिया में मशरूम की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कि ज़्यादातर हमारे इंडिया में ऑयस्टर और बटर मशरूम ही उगाए जाते हैं, क्योंकि इनमें विटामिन B2, B3, B12 अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। मशरूम फार्मिंग के लिए ज़रूरी ये होता है कि हम उसे डायरेक्ट नमी और डायरेक्ट धूप से बचाएं। और इसी तरीके से मत्स्य पालन के अंतर्गत जिसे पिस्सीकल्चर कहते हैं उसमें हम मछलियों के अलावा केकड़े, झींगे आदि का भी पालन कर सकते हैं। अभी बायोगैस प्लांट है, इसमें मीथेन गैस जो उत्पन्न होगी वो बिना धुएं के जलती है, तो इससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा और उसका यूज़ हम अच्छे से कर सकते हैं क्या कहते हैं ईंधन और बिजली के रूप में। अब आपने सोचा कि हमने यहाँ पे शहतूत का पेड़ क्यों लगाया। शहतूत का पेड़ हमने इसलिए लगाया, अगर किसान की अच्छी आय होने लगी तो वो सेरीकल्चर भी कर सकता है। अब सेरीकल्चर में जो रेशम कीट का पालन तथा उससे रेशम प्राप्त करने को सेरीकल्चर कहते हैं। इसी के अलावा वो पिस्सीकल्चर भी कर सकता है, मधुमक्खियों का पालन तथा मधुमक्खियों के शहद और एपीकल्चर के अंतर्गत किसान मधुमक्खियों का पालन करता है और उनसे शहद वगैरह और भी चीज़ें जो होती है वो मार्केट में सेल करते हैं। वेरी गुड। ये इसका पूरा उद्देश्य है कि जो जैव संसाधन होते हैं उसका कुशलतापूर्वक हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि किसान जो होता है जानता सब है पर ये एकत्रित नहीं करता। हमारे ये बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि ताकि हम किसान जागरूक कर सके इसके प्रति, क्योंकि अगर कभी ज़्यादा बारिश हो गई या कुछ अगर ज़्यादा ओला पड़ने लगा, बारिश हो गई, बाढ़ आ गई तो उनकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है और उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए नुकसान से बच सकते हैं। और ये क्या सभी किसानों पे एप्लीकेबल है? नहीं मैम, सब पे नहीं है, लेकिन वो छोटी छोटी सोर्सेज को अगर इकट्ठा करेंगे तो ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो आप कॉन्सेप्ट समझाओगे किसानों को, तो इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होंगी क्या? छोटे स्तर के जो किसान हाँ कर सकते हैं, जिनके पास जमीन कम है। अगर देखिए हमने यहाँ पे ये दिखाया है कि जिन किसानों के पास जमीन कम है वो मुर्गी पालन और मत्स्य पालन एक साथ कर सकते हैं और उन्हें इससे क्या कहते हैं जब इसके बीज नीचे गिरेंगे तो उन्हें अलग से खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इनके बीज के कारण पौधों में बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम, मतलब इस पानी में बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम होंगे। अगर हम उसे इन पौधों में डालेंगे इस पानी को तो फिर इस प्लांट्स में भी चले जाएंगे। तो प्लांट्स छोटे स्तर के किसान जितने आपने कॉन्सेप्ट बताए हैं वो इन सबको एक साथ कर सकते हैं? एक साथ नहीं, मैं मतलब
पूरा इकट्ठा तो कर नहीं पाएंगे। अगर छोटी छोटी चीज़ों की, जैसे हमने अभी कहा कि जब किसान की आय अच्छी होने लगे तो वो ग्रीन हाउस भी बना सकता है, क्योंकि उसमें लागत बहुत ज़्यादा लगती है। इसलिए मतलब छोटी छोटी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके, अगर उसके पास सिर्फ खेती है तो वो गेहूँ चावल के अलावा अगर एक बार ये करेगा, मतलब धनिए, जैसे हमने दिखाया धनिए, सरसों, चना, मटर, इन सबको करेगा, लहसुन वगैरह को इन्हें मार्केट में बेचेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए इसमें जो ज़्यादा मतलब ज़्यादा लागत लगानी बड़ी कम आएगी, तो अगर वो यहाँ पे बायोगैस प्लांट का यूज़ करेगा, तो जैसे कि और वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करेगा, वर्मी ठीक है, ये कंपोस्ट मेरा एक्सपीरियंस